एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सी चीज, यानी कि हम क्विक एक ही शॉट में रिवाइज कर लेंगे पूरा का पूरा चैप्टर विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके साथ साथ मैं आपको बताते रहूंगी कि कौन से जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे, और कितने मार्क्स के बन सकते हैं, और उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पहले कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं हमारे वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब जो क्रॉप्स होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, राइट। आपने देखा होगा ना, सोर्सेस के बेसिस पे अलग अलग होती है, यूज के बेसिस पे अलग अलग होती है, सीजन के बेसिस पे भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे अब, लेकिन क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है तो पहले हमें ये पढ़ना होगा कि क्रॉप्स क्या होती हैं, राइट। इसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखेंगे कि क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं। अब जो बहुत ये कॉमन डाउट आता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है उसका पूरा सीक्वेंस याद ही नहीं होता है। तो इसको याद करने का एक बढ़िया सा निमोनिक या फिर ट्रिक जो है वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कि कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को करने के लिए जो भी टूल्स यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके जो भी मेथड्स हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में क्या सिर्फ एनिमल्स ही आते हैं या बर्ड्स भी आती हैं, पाउल्ट्री किसमें आता है, ये सारी चीजें आज हम देख लेंगे। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है बेटा हमारा क्रॉप। ठीक है, जो हमारे क्रॉप होते हैं वो क्या होते हैं पहले वो समझना होगा, क्योंकि चैप्टर ही उस पे बेस्ड है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रॉप है उसका डेफिनेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक मार्क्स के लिए आपको डिफाइन में पूछा जा सकता है, डिफाइन क्रॉप। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन क्रॉप। अब यहाँ पे इसको पूरा रीड करने से अच्छा है मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, आइए एक बार इसको समझ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मेरे पास में एक लैंड है, ठीक है, और ये छोटा मोटा लैंड नहीं, बड़ा पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, एक बिग पीस ऑफ लैंड है मेरे पास में, और ये जो बिग पीस ऑफ लैंड है बेटा इसके अंदर मैंने कुछ बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए। अब ये जो बहुत सारे प्लांट्स हैं क्या ये सब अलग अलग रहेंगे? नहीं, ये रहेंगे ऑफ द सेम टाइप। तो अब बेसिकली क्रॉप्स क्या हो गई, एक बड़े से लैंड पे बहुत ही बड़ा ऑन अ लार्ज स्केल जब मैं सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करती हूँ तो उसे कहते हैं क्रॉप। दैट्स इट। आओ अब रीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी सेम काइंड के प्लांट्स हैं दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, किसके लिए? खाने के लिए तो कर रहे हैं हम, है ना। इन अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड, यानी कि एक बड़ा सा कल्टिवेबल लैंड होता है ऑन अ लार्ज स्केल जब हम सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ क्रॉप। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड दिख रहे होंगे, वाव। लेकिन क्या ये फूड एक ही जगह से आते हैं? क्या ये सिर्फ क्रॉप से आ रहे हैं? तो यहाँ पे भाई आपको अलग 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 सोर्सेस से आ रहे हैं। यहाँ पे है आपके पास ब्रोकली, यहाँ पे आपके पास है कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट वगैरह है, फिश है ना, बटर है। अब बटर जो है, एग जो है ना, ये सब कहाँ से आ रहा है? मीट जो है ये सब कहाँ से आ रहा है? एनिमल से आ रहा है। तो आपके सोर्सेस ऑफ फूड की अगर मैं बात करूँ तो ये होते हैं बेटा ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, एक आता है आपका प्लांट से, ठीक है, तो प्लांट सोर्स हो गया आपका, और एक है आपका एनिमल सोर्स। ठीक है, कहाँ से आ रहा है बेटा? एक आ रहा है एनिमल से। तो 2 आपके सोर्सेस क्या हो गए, एक प्लांट है और एक एनिमल है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो हमारी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं उसको हमने अलग अलग जो कैटेगरीज है उसमें डाल दिया। ठीक है, कैसे डाल दिया? तो भैया किस यूज में आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर वो फूड यानी खाने के काम आ रही हैं तो उसको हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं। आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये जो फूड क्रॉप्स है ये क्या है। आओ देखते हैं। अब फूड क्रॉप्स ये बोल रहा है कि जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको हम फूड यानी खाने के लिए यूज करें, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करें, उसी के लिए उसको बेसिकली उगाया जाता है। एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी,
जो भी हमारे मिलेट्स हैं, मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी हाईली न्यूट्रिशियस फूड आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब है, ये मिलेट्स अलग नहीं है, ज्वार, बाजरा, रागी इन सबको ही मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर पल्सेस आ गई, जो हमारी दालें होती हैं वो सब आ गए, ठीक है। रोटी चावल आप खाते हो है ना, तो वो कहाँ से आता है, व्हीट से आता है, राइस से आता है, तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स, यानी कि इसको सेल अगर हम करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा होगा, है ना, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैश क्रॉप क्या होता है, प्रॉफिट क्रॉप भी बोल सकते हो आप उसको। अग्रीकल्चरल क्रॉप होती है जिसको सेल करते हैं प्रॉफिट के लिए, पैसों के लिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं एंड उसको सेल करते हैं। जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जूट है, टोबैको है, ऑयल सीड है, ग्राउंड नट है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है फिर, तो प्लांटेशन क्रॉप्स ऐसा होते हैं कि देखो यहाँ पे बोल रहे प्लांटेशन एक लार्ज स्केल ईस्टेट पे होता है, बहुत लार्ज स्केल ईस्टेट पे उसको फार्मिंग करनी पड़ती है, जो कि बेसिकली वही होता है जो आपका कैश क्रॉप का एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जैसे कॉटन है, कॉटन से तो पैसा आ रहा है, जूट से भी पैसा आ रहा है, लेकिन ये भाई ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा, इसका टी हो गया, कॉफी हो गया, कोकोनट हो गया, ये सारी चीजें किस में आ जाती है बेटा, आपके प्लांटेशन क्रॉप्स में आ जाती है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए एक बार समझ लेते हैं कि कौन सी क्रॉप्स कौन से सीजन के बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों ने कर दी है आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे सबको हमने, अभी तो हमने फूड क्रॉप्स एक साथ थी, अब उसको भी हमने इधर 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 बांट दिया, क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, कि कब उसको ग्रो किया जाएगा, कब उसको कल्टीवेट किया जाएगा, कौन सा टाइम बेस्ट है उसको उगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रबी क्रॉप्स जो होती है उसको सो किया जाता है, यानी बीज जो है वो लगाया जाता है अक्टूबर में, और या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हार्वेस्ट यानी उसकी कटाई हो जाती है, वो मैच्योर हो जाती है, तो उसको कट कर दिया जाता है अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। अब ये जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, ये सो करने का, यानी बीज के लगने से उसके पूरा जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस होता है वो पूरा हो रहा है, और उसके बाद में अब वो मैच्योर हो गई है हमारी क्रॉप, और अब उसकी कटाई हो रही है आफ्टर मैच्योरेशन, उसका टाइम पीरियड है ये, ठीक है। सो से लेके हार्वेस्टिंग तक, हार्वेस्टिंग इज बेसिकली जब आपकी मैच्योर हो गई है फसल तो उसकी कटाई होना। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे। इसके साथ साथ आपको स्टेट्स भी बता दिए। स्टेट्स क्यों बता रहे हैं, अब सुनो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन सकता है कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, या तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा कि रबी, खरीफ और जैद क्रॉप्स जो होती हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, और एक और क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है, या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, या तो आपका 1 लाइनर जो आपके क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें आ सकता है। और वो क्वेश्चन रहेगा ऐसी कौन सी क्रॉप है जो नॉर्थ इंडिया में रबी है लेकिन साउथ इंडिया में खरीफ है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना ये बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला जो है इसका आंसर होता है भैया कि आपका जो भी क्रॉप्स है आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में कौन से सीजन में ग्रो किया जा रहा है कौन सा क्रॉप। इसी को चार्ट मैंने आपको दे दिया है, इसी को आप रेफर करके और सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपके 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटा 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सिर्फ समझना है, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो आप एग्जाम में अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ये जून से जुलाई के टाइम पे इसको सो किया जाता है, एंड हार्वेस्टिंग इसकी होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग दाल, उड़द दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है, और यहाँ पे इसके स्टेट्स मेंशन्ड है। ऐसे ही जैद क्रॉप्स जो होती हैं इसको सो और हार्वेस्ट किया जाता है खरीफ से रबी के बीच में, ठीक है। इसे समर क्रॉप्स बोला जाता है क्योंकि आप देखोगे मार्च से जुलाई के बीच में समर वाला जो सीजन चल रहा होता है उसके वजह से, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भाई जून जुलाई में इसको सो किया जा रहा है, तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है सितंबर अक्टूबर, तो ये कौन सा टाइम हो गया बेटा,
ये आपका टाइम हो गया है रेनी वाला, बारिश होती है ना इस टाइम पे, तो ये रेनी सीजन वाली क्रॉप्स है, रेनी क्रॉप से बोलते हैं। और रबी क्रॉप्स जो होती है ये आप देखोगे कब सो किया जा रहा है, विंटर में, तो इसको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े बेटा, चलो अब यहाँ पे है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर बेसिकली जो भी एक फार्मर करता है अपने एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, और बहुत अच्छा यील्ड चाहिए होगा तभी तो बहुत सारा पैसा आएगा। ऐसी थोड़ी ना कि हाँ यार उगा देते हैं कुछ भी, ऐसे नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बहुत सारा जो आपका यील्ड है वो अगर आपको चाहिए, यानी कि आपको प्रॉफिट चाहिए, बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। आप कुछ भी स्किप करोगे आपकी जो क्रॉप्स है उसका यील्ड कम हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट जो है वो कम होगा, या फिर आपको उतनी अच्छे क्वालिटी की क्रॉप्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आओ देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे आपको जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दिख रहा है इसका मतलब क्या है? सॉइल को प्रिपेयर करें। इसको एक एक करके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी एक बार सुन लो आप, ठीक है। इसके बाद है सोइंग, यानी हम सो कर रहे हैं। थर्ड इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को हम ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे केमिकल बॉल्स है, उसने ग्लव्स पहन के रखे हैं ना, केमिकल बॉल्स टाइप के कुछ चीज है, तो ये क्या है बेटा? ये फर्टिलाइजर है बेसिकली, ठीक है। ऐसे मैन्योर जो होता है वो भी ऐड करते हैं। मैन्योर जो होता है वो केमिकल मेड नहीं होता है, वो नेचुरल होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारा पानी पानी दिख रहा होगा, क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन के बाद में हम यहाँ पे जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसे हम वीड्स कहते हैं उसे हटा देते हैं, और उसके बाद में जो फसल अच्छे से मैच्योर हो जाती है तो उसकी कटाई हो जाती है, यानी हार्वेस्टिंग। और अब जब उसको हमने काट के रख दिया है तो क्या वो खेत में ही रहेगी? नहीं ना, वहां पे बारिश आती है, धूप आती है, वो क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाएंगी, कोई गाय भैंस घुस आई तो भैया खा जाएगी और पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या प्रॉपरली स्टोर करके रखना पड़ेगा, सब एनिमल से, इंसेक्ट से, और बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं, जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब से दूर रखना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है? प्रॉपर स्टोरेज करनी पड़ेगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम इतना बड़ा प्रोसेस है, आप देखो, खुद ही देखो मैम, 7 यहाँ पे चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कैसे याद करेंगे? तो आओ मैं बता देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरा काम ही यही है बेटा, आपके लिए चीजें इजी बनाना, है ना। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा, बस मैं इतना बोल रही हूँ। पर्वत से आसमान इस वक्त है 7। अब आप बोलोगे मैम अगर 7 है तो इतना दूर दूर क्यों लिख रहे हो? पास में लिख के खत्म करो। अब देखो ये एक टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं निमोनिक, एक टेक्निक है जिससे आप याद कर सकते हो पूरा का पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी से क्या होगा हमारा? सबसे पहले हमने देखा था ना सॉइल प्रिपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस से क्या होगा बेटा? एस से क्या हो सकता है? एस से होगा सोइंग, यानी कि बीज जब हम लगा रहे हैं, तो इसको हम करेंगे एस से सोइंग। नेक्स्ट है ए से क्या होगा बेटा? ए से आपका हो गया, क्या होगा? पढ़ा था ना अभी, फर्टिलाइजर, मैन्योर, अरे अभी अभी तो देखा है, भूल मत जाओ ऐसे, ठीक है। एडिंग, क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? मैन्योर ऐड कर रहे हैं एंड फर्टिलाइजर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यहाँ पे आ गया। एस हमारा 8 बन चुका है, इसको जरा सा सही कर देते हैं ताकि जब आप पढ़ने बैठोगे, नोट्स को रेफर करोगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं आई। आई से क्या होगा? पानी दे रहे थे ना, इरिगेशन हो गया, पानी दे रहे थे, याद है, तो इरिगेशन हो गया। इसके बाद में है वक्त। अब W से क्या था? W से कुछ याद आ रहा है? अब देखो बाकी सारी चीजें तो आएगी, पी से शुरू हो रहा था, प्रिपरेशन और ये सब, है ना। तो यहाँ पे W क्यों है? तो यहाँ पे W इसलिए क्योंकि अगर मैं P लिखती तो आप और कंफ्यूज हो जाते, यहाँ पे 2 P हो जाते, इसीलिए। तो यहाँ पे है P प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन का P। और ये W किसके लिए है बेटा? वीड्स के लिए। तो प्रोटेक्शन किससे हो रहा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब हमने सब कुछ कर दिया तो अब क्या हो रही है? फसल की कटाई हो रही है। तो दिस इज
हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्या है ये? हार्वेस्टिंग है। और हार्वेस्टिंग के बाद हमने क्या किया भाई? हार्वेस्टिंग के बाद हमें क्रॉप मिल गई है, पर अब हम इस क्रॉप का क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे कलर ही नहीं समझ में आ रहा टीचर को भाई, तो चलो ये वाला ले लेते हैं एस, यानी कि अब जब सब हो गया है तो इसको प्रॉपरली स्टोर करना है भाई, वरना पूरी मेहनत क्या हो जाएगी? गई भैंस पानी में, वैसे बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आप यूज कर लोगे, और इसके थ्रू पर्वत से आसमान इस वक्त है 7। ठीक है, इसके थ्रू आई होप आपको ये 7 जो स्टेप्स हैं या फिर 7 जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का एक सीक्वेंस है वो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो। अब यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमने जो देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब एक क्रॉप होके कट के जा चुकी है, उसके बाद में एक वापस से क्रॉप जो है उसका टाइम आ गया है सो करने का। ठीक है, बट सो करने से पहले हमें लैंड को रेडी करना पड़ेगा, है ना। लैंड को रेडी नहीं करोगे, डायरेक्ट ऐसे सो कर दिया तो लैंड तो रेडी नहीं था उसके लिए, है ना, अचानक से हुआ उसके ऊपर हमला। तो यहाँ पे क्या है भाई, हमें पहले से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि देखो मिट्टी, अब तुम्हारे पास में क्रॉप्स आने वाली है, उसको अच्छे से उगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? लूजनिंग एंड टिलिंग कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? जो भी हमारा सॉइल है उसको पहले ऐसे ऐसे लूज एकदम बिखेर रहे हो। ठीक है, पहले क्या था, वो एकदम हार्ड था, तो अभी क्या कर रहे हो? उसको ऐसे ऐसे बिखेर दे रहे हो। ठीक है, और उसके बाद में टर्निंग कर रहे हो सॉइल की। ठीक है, टर्निंग क्यों कर रहे हो? नीचे जो ऐसी मिट्टी है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, और ऊपर ऐसी मिट्टी है जिसके न्यूट्रिएंट्स पहले वाली क्रॉप ने यूज कर चुके हैं, तो अब इसको अगर आप पलट दोगे तो क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाएगा, है ना, और इसको टाइम मिलेगा न्यूट्रिएंट्स वापस से रीगेन करने का, ये वाला जो सॉइल है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सॉइल की टर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ये जो एक प्रोसेस होता है इसको प्लोइंग से होता है। ठीक है, प्लोइंग, वाटरिंग, ये सारी चीजें हो गई, टिलिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लूजनिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो ये बोल रहा है कि प्लोइंग बोलो टिलिंग बोलो एक ही प्रोसेस है, यानी कि आप जो सॉइल है उसको टर्न कर रहे हो, उसको लूजन अप कर रहे हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग या फिर प्लोइंग। ये 1 मार्क का आपका जो डिफाइन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है, तो ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोसेस क्यों यूज होता है भाई? तो यहाँ पे प्रोसेस यूज हो रहा है लूजन और टर्न करने के लिए सॉइल को। ठीक है, यहाँ पे आपको वो जो 1 मार्क का आपका आने का बन रहा था कि भैया डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, ये उसका भी आंसर है। ठीक है, आपके सामने। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपके पास में मौका नहीं होना चाहिए कि एक हाथ से मार्क्स छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मार्क्स छोड़ो, आधा मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसकी नीड क्या है, क्यों करना है? अभी हमने बात की न्यूट्रिएंट वाला जो सॉइल है वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे करना क्यों है ये सब? तो देखो, रूट्स को अलाउ कर रहा है ताकि वो सॉइल के अंदर डीप जा सके। तो जब वो एकदम डीप जाएंगे तो प्रॉपर एंकरिंग होगी, है ना, अच्छे से प्लांट खड़ा रहेगा, वरना तेज हवा है तो वो हो गया, लुढ़क जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करें? उसको डीपर इनटू द सॉइल जाने के लिए हम अलाउ करें। दूसरी बात, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, बट वो हमारे सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है एक राइजोम, वो क्या करता है? नाइट्रोजन अपना एयर से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है और प्लांट्स को देता है, और इसके बदले प्लांट्स जो है उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं कि ले भाई तू भी खा ले, तू रह ले हमारे साथ में, है ना, शेल्टर वेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बदले में वो क्या कर रहे हैं? उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो माइक्रोब्स जो है उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। इसके साथ साथ अर्थवॉर्म जो है वो भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, इधर उधर ऐसे गिलगिले से तो होते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इधर उधर घूमने के लिए क्यों चाहिए इनको? क्योंकि भाई ये तो फार्मर के फ्रेंड है, ये तो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यील्ड आएगी, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो बहुत अच्छा रहेगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी अगर हमने पहले प्रिपेयर कर लिया अपने सॉइल को। एक और रीजन है भाई, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो टॉप में आ जाता है, और अब जो प्लांट्स है वो उसको यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कि डिस्कस किया था। ठीक है, और एक और रीजन है, आपको पता है क्या? जो अनवांटेड प्लांट्स है जो पहले रह गए थे, जिनकी कटाई वटाई नहीं हो पाई थी, या फिर बारिश वारिश आ गई और कहीं से कोई सीड ऐसे बह के आ गया और वो उगने लग गया, लेकिन वो हमें वांटेड नहीं था, तो अब क्या होगा? वो फाइट करेगा हमारे जो क्रॉप्स है उससे फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड्स जो हैं, जब हम सॉइल को टर्न कर रहे हैं या फिर लूजन अप कर रहे हैं तो बेचारे उखड़ के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वीड्स का भी रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ, रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, चलो
अरे यार आपका बढ़िया है, आप लोगों को तो सारे पॉइंटर्स टीचर्स खुद बताते कि ऐसे मार्क्स ले आओ, ठीक है। आपको बस लिख के आना है और मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये प्लोइंग करने के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं। कौन कौन से टूल्स है बेटा? यहाँ पे आप देखोगे कि एक बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है, इसको बोलते हैं प्लो। ये जो पूरा है इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप प्लो, ठीक है। ये है प्लो। अब ये जो प्लो है इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको बीम बोलते हैं, जो कि आपके जो बुल है उसके नेक पे रहेगा, ठीक है। जो दो बुल्स होते हैं ना उनके यहाँ पे ऐसे नेक पे रहता है ये बीम, इधर एक बुल होगी इधर एक बुल होगा। और फिर यहाँ पे आपको जो लॉन्ग शाफ्ट दिख रहा है ये नीचे जमीन की तरफ जा रहा है ना, सॉइल की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ट्रायंगल बना हुआ है ना। तो ये ट्रायंगल जो बना है ये किस चीज के लिए भाई? ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये देख रहे हो, देख रहा है विनोद? चलो, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल आयरन स्ट्रिप है, इसको हम बोलते हैं प्लोशर। ये हो जाती है जमीन पे, जो हेल्प करती है आपका सॉइल को लूजन अप करने के लिए, ठीक है, या प्लोइंग के लिए। तो यहाँ पे आपने प्लो तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? इसको हम बोलते हैं हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हो बोलते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे हमारा रिमूवल ऑफ वीड्स में काम आता है ये, ठीक है। रिमूवल ऑफ वीड में काम आ रहा है। अब ये जो बीम है ये भी बुल्स के नेक पे रहती है और सिमिलर वही चीज हो रही है, बस इससे हमारा रिमूवल ऑफ वीड हो रहा है, यहाँ से हमारा लूजनिंग ऑफ सॉइल हो रहा है। और ये क्या है भाई? ट्रैक्टर आ गया एकदम, ठीक है। तो ये जो ट्रैक्टर आया है ये क्यों आया है भाई? ट्रैक्टर का पीछे वाला हिस्सा तो उड़ा दिया है, कहाँ गया? है ना, टोकरी वोकरी होती नहीं कि यहाँ पे, वो कहाँ गई? उसको हटा के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे आपका जो भी सॉइल है वो बहुत अच्छे से, अब यहाँ पे आपका जो मैनुअल वाला वर्क होता है ना वो आ गया, बस एक इंसान लगेगा। लेकिन इधर भी तो इंसान लग रहा था, जो हमारे बुल्स होते हैं उनको आप ऐसे ही छोड़ दोगे कि अरे जाओ कर लो खेती? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी आपका एक इंसान जा रहा है, यहाँ पे भी आपका एक इंसान जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है बताओ? तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे आपका बुल्स का खर्चा बच गया, ठीक है। बुल्स का खर्चा आपका बच गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बस आपको एक ट्रैक्टर खरीदना है और काम खत्म, और कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लोइंग के लिए आप यहाँ पे ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, ठीक है। ट्रैक्टर ड्रिवन प्लो जो है, यहाँ पे प्लो है ये और ट्रैक्टर ड्रिवन प्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज किया जाता है फॉर प्लोइंग। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे देख लेते हैं लेवलिंग। अब भैया आपने सॉइल लूजन कर दिया, कहीं पे एकदम बहुत ऐसे टीला बना हुआ है, कहीं पे एकदम गड्ढा हो रखा है। यहाँ पे देखो गड्ढा हुआ है, आपने हल्का सा भी पानी दिया तो क्या होगा? सोचो, आपने हल्का सा भी पानी दिया तो क्या होगा? गड्ढे में पानी भर गया बस। अब आपकी सॉइल बोल रही है भाई मुझे भी तो पानी चाहिए था, उस वाले को दे दिया, हमें नहीं दिया, वो टीला जो है वहां से पानी डाल रहे हो वो साइड से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर आपके जो सॉइल है उसको आपको वापस से एकदम लेवल के अंदर लेकर आना है कि भैया चलो चलो चलो, अब तुम बहुत ऐसे हिल गुल गए थे, इधर उधर चले गए थे, है ना, लूजन हो गए थे। अब आपका काम है लेवल हो जाने का, ठीक है। तो जब टिलिंग हो जाती है या फिर प्लोइंग हो जाती है उसके बाद में सॉइल क्या होता है? अनइवन होता है, उबड़ खाबड़ होता है, नीचे ऊपर होता है। तो अब हमें लेवलिंग करनी है। अब लेवलिंग करने से क्या होगा? 3 चीजें आपको बता रहे हैं। पहली बात, सॉइल इरोजन नहीं होगा विंड या वाटर से, हल्की हल्की मिट्टी ऊपर रहेगी, हवा आई मिट्टी बह गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो गया। वाटर, अगर पानी ऐसे आया एकदम जैसे बारिश का पानी आता है उसके साथ मिट्टी बह जाएगी भैया, तो इसलिए हमें क्या करना है? उसको वापस से अपनी जगह पे लेकर आना है कि आओ 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 भाई, ऐसे बह के नहीं जाना है किसी के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सॉइल इरोजन से प्रिवेंट होगा। दूसरी चीज, एंश्योर्स यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप वाटर दोगे तो हर जगह सेम जाएगा, है ना। जब आपने इवन कर दिया लैंड को, हर जगह पानी सेम जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं पे एकदम भर गया, नाला जैसा एकदम हो रहा है और दूसरी जगह पानी पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है, एकदम ड्रॉट लाइक सिचुएशन बन गई है। फिर यहाँ पे तीसरी बात बोल रहा है हेल्प्स इन प्रॉपर सीड प्लेसमेंट। प्रॉपर सीड आप प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे टीले बने हुए वहां कर देते हैं, ऐसे कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको पता रहेगा प्रॉपर एकदम डिस्टेंस, आप प्रॉपर इंटरवल जो है उसके अंदर की भैया इतना ही आपका प्रॉपर एरिया जो है इसमें आपको करना है, कितने डेप्थ में जाना है, कितना स्पेस आपको छोड़ना है 2 सीड्स के बीच, ये आप डिस्कस कर सकते हो भाई। अपने जो भी फार्मर्स हैं उनसे जाके जरा बात करो, आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें
है जो हमारे फार्मिंग से रिलेटेड होती है और कॉमन सेंस वाली होती है, लेकिन हम नहीं कर सकते या बता सकते, लेकिन वो लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मत सोचो कि फार्मर जो भी होते हैं वो एकदम ऐसे डल होते हैं, नहीं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। सॉरी, चलो नेक्स्ट इज सोइंग, ठीक है। अब सॉइल प्रिपेयर हो गई अपनी, अब हमारा टाइम है बीज लगाने का। तो जब हम सो करेंगे यानी बीज लगाएंगे तो वो प्रोसेस क्या होता है, सोइंग होता है, खत्म। सोइंग क्या होता है, पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, सॉइल के अंदर हमने पुट कर दिया, खत्म, यही होता है। ये मत सोचो कि सोइंग के लिए इतना बड़ा सा डेफिनेशन देना पड़ेगा, नहीं, यही होता है। जब हम सॉइल के अंदर सीड्स जो है उसको प्लेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ सीड जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका सीड खराब क्वालिटी का होगा तो आपकी जो ग्रोथ आएगी, जो आपकी यील्ड आएगी वो भी खराब आएगी। तो अब आपको चाहिए यील्ड अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी सीड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ सीड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अब आप कैसे पता लगाओगे, आप कैसे फिगर आउट करोगे कि ये सीड अच्छा है, ये सीड नहीं है अच्छा। तो बहुत सिंपल है, आपको सीड्स लेने और पानी के अंदर डाल देने, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, कुछ ऐसे नीचे सेटल डाउन हो गए। ऐसा क्यों होता है, लगाओ अपना दिमाग, बढ़ाओ बुद्धि, बढ़ाओ बुद्धि बढ़ाओ। चलो ये देखो, अब यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये हैं अंदर से बिल्कुल फुल, ठीक है। तो ये हमारे गुड सीड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, गुड क्वालिटी लिख देते हैं, चलो अच्छे लिख रहे हैं, बाकी बुरा मान गए तो चलो, गुड क्वालिटी सीड्स हैं ये, ठीक है, गुड क्वालिटी सीड्स। वेयर एज यहाँ पे जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये कैसे होंगे, ये होंगे अंदर से हॉलो, यानी कि खोखले, ठीक है। इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से क्या है, खोखले हैं, ठीक है। तो दीज कैन नॉट बी ग्रोन, ये अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, ठीक है। दीज आर पुअर क्वालिटी सीड्स, ठीक है। इसको आपने अगर उगा दिया तो आपकी यील्ड आप बहुत अच्छी आएगी, ऐसे एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। फिर आप सोचो कि भैया एक ये प्लांट था ये तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन एक ये वाला सीड था ये अच्छे से ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बेटा ये अंदर से खोखला है, अंदर से हॉलो है, और अगर अंदर से खोखला है तो अच्छे से ग्रो कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। कैसे करोगे आप, सीड्स को वाटर में डाल दो, जो डेड एंड डैमेज्ड सीड्स होंगे वो हॉलो रहेंगे, उसकी वजह से वो फ्लोट करेंगे, और जो गुड रहेंगे, अच्छे क्वालिटी के रहेंगे, वो सिंक कर जाएंगे, यानी कि नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा कि सोइंग जो है, अब आप देखो सोइंग कैसे करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए भाई। तो सोइंग होती है वो प्रॉपर करनी चाहिए। प्रॉपर किस सेंस में, मतलब आप जाओ अच्छे से एकदम खड़े होके लगाओ या फिर 3-4 लोग को लेके जाओगे तो ही अच्छा होगा, ऐसा होता है क्या। प्रॉपर किस सेंस में, तो प्रॉपर 3 सेंस में। यूनिफॉर्म ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो प्रॉपर सोइंग अगर आप करोगे तो क्या होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से उसको सो कर रहे हो तो ग्रोथ अच्छी होगी। कैसे, आपको प्रॉपर जो इंटरवल है उसमें लगाने, यानी कि एडिक्वेट स्पेसिंग, आपको इसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जो स्पेस है ये देखो, यहाँ पे जितना स्पेस है उतना ही स्पेस इधर भी है, उतना ही स्पेस इधर भी है, उतना ही स्पेस इधर भी है, सबके बीच में इक्वल स्पेस है, ताकि सबको अपना अपना अच्छे से ग्रो करने का मौका मिले, जगह मिले, स्पेस मिले, ठीक है। दूसरी चीज है ऑप्टिमल यील्ड, अच्छी यील्ड आएगी, है ना। कैसे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे ये, ठीक है। और इसके साथ साथ डेप्थ भी मैटर करता है। पता चला आपने एकदम सॉइल यहाँ पे आपने सीड को लगाया है, तो बेटा ये उगने में तो अब बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, भूल जाओ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, प्रॉपर जैसे यहाँ पे लगा दिया, या यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, आपका जो प्रॉपर डेप्थ है वो आपको देखना पड़ेगा वाइल सोइंग, ठीक है। तो प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए सबके बीच में, एंड प्रॉपर इसका डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्पेस एंड प्रॉपर डेप्थ में उसको हम ग्रो करेंगे। चलो कैसे ग्रो करेंगे, सो करके, ठीक है, सीड लगा के। अब इसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे इजी, सबसे छोटू सा जो मेथड है दैट इज ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। इसमें क्या करते हैं, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे किसी के हाथ दिख रहे हैं, तो बस ये जो हाथ दिख रहे हैं बेटा, इसी को यूज करके यूं ऐसे 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 डाल दिया,
खत्म। यही है ब्रॉडकास्टिंग, यही है। सीड्स लिए ऐसे डाल दिया भाई, कोई तो कहीं तो उग जाएंगे, ठीक है, तो वो हो गया ब्रॉडकास्टिंग। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाला देख लो, यहाँ पे हमारे फार्मर है भैया कितना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हो। तो ये क्या है भाई, फनल है, ठीक है, फनल को यूज किया जा रहा है फॉर सोइंग, ठीक है, फनल्स जो होते हैं उसका यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉपर डेप्थ में गए वो पहले, उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने सीड डाला, एक एक सीड आ रहा है और फिर उसको कवर कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ये आगे बढ़ते जा रहे और ये जो सीड है ये एक एक निकलते के जाता रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा भैया एक और बढ़िया सी मशीन दिख गई भाई। ये क्या है, ये तो मशीन आ गई। अब ये जो मशीन है इसका काम क्या है, ये है सीड ड्रिल। तो ये जो सीड ड्रिल है इसका भी यही काम है, सोइंग में हेल्प करती है, लेकिन प्रॉपर आप देखोगे स्पेस है सबके बीच में, है ना, यहाँ पे सीड्स हैं, ये जाएंगे प्रॉपर सबके बीच में स्पेस है, इक्वल स्पेस है। और यहाँ पे ये क्या है, आगे बढ़ता जाएगा प्रॉपर स्पेस पे, प्रॉपर डेप्थ पे हमारा सीड जो है वो सो होते जाएगा। तो ये इसका काम हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर को ऐड करेंगे। अभी फर्टिलाइजर मैन्योर जो होता है ये दोनों अलग कैसे होते हैं, क्या दोनों को एक साथ ऐड करना चाहिए या एक ही चीज ऐड करें तो काफी होगा, क्या क्या होगा इसके अंदर, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन आंटी के हाथ देख लो भैया, ये जो आंटी है अंकल है जो भी है इनके हाथ देख लो, इसमें क्या है भैया, एकदम बहुत अच्छे से ऐसे आपको कुछ दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो आपको सब्सटेंस दिख रहा है इसके अंदर आपको छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स भी दिख रहे होंगे, ये होता है मैन्योर, ठीक है। मैन्योर कैसे पता चला ये मैन्योर है, ये ऑर्गेनिक चीजों से बनता है बेटा। और फर्टिलाइजर जो होता है ये देखो यहाँ पे क्या है, बॉल्स हैं, है ना, छोटे छोटे बॉल्स टाइप या छोटे छोटे आपको दाने 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 जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या है, केमिकल से बना है, ये फर्टिलाइजर होता है। अब आओ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक यानी कि ये केमिकल से बना है, ये आपके नेचर के थ्रू बना है, ठीक है। नेचर में जो चीज होती है ना, काउ डंग हो गया और आपके वेजिटेबल पील्स हो गए, अर्थवॉर्म जो है उसको अच्छे से डिग्रेड कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है और फिर उसका अच्छे से खाद बना दिया, ठीक है, ये वो खाद है। इसके बाद में मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, कहाँ पे बनता है, ये फील्ड में बनता है, इसके लिए कुछ ऐसे स्पेशलिटी नहीं चाहिए। ये कहाँ बनता है, ये फैक्ट्रीज में बनता है, भाई केमिकल का काम है तो फैक्ट्री लगेगी। इसके बाद में ह्यूमस दे रहा है, ठीक है, मतलब एक अच्छी सी लेयर दे रहा है जो आपकी बहुत ही सॉइल को अच्छा प्लम्पी टाइप बना देगी, ठीक है, वहां पे अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। तो ये होता है हमारा ह्यूमस, जो कि एक आपका सॉइल का ऊपर वाला लेयर होता है ना, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमस, लेकिन यहाँ पे इसका काम है कि भैया मेरे को जो काम दिया गया मैं वही करूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा काम मत करवाओ। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है आपको, है ना, तो न्यूट्रिएंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये सब ह्यूमस का काम मुझसे मत करवाओ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मिट्टी की हेल्थ अच्छी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, ये सिर्फ प्लांट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मिट्टी पे इसका काम नहीं है इसका, ठीक है। तो इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे, इट इज अब्सॉर्ब्ड स्लोली बाय द प्लांट्स। प्लांट्स धीरे धीरे अच्छे से धीरे धीरे उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जैसे जैसे उनका ब्रेक डाउन हो रहा है। ये ऐसे बनाए जाते हैं कि प्लांट फटाफट से इसको अब्सॉर्ब कर ले, ठीक है, प्लांट क्विकली अब्सॉर्ब्स इट, क्योंकि ये क्या है, मैनमेड है, इंसान बना रहा है ना, तो इंसान अपने हिसाब से बनाएगा कि भैया फटाफट काम हो, ऐसे धीरे धीरे नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्यों यूज करते हैं इसको, भैया ये ह्यूमस वगैरह सॉइल को प्रोवाइड कर रहा है, इतना अच्छा है, नेचर से बन जाता है, सस्ता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इट डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसको यूज किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर ये आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंच गया तो बेटा आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या कर देगा, पल्यूट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन इफ यूज इन एक्सेस अमाउंट में, मतलब इतना आपने डाल दिया कि प्लांट ने यूज कर लिया, उसके बाद में भी बच गया है, तो वो कहाँ जाएगा बच के बेटा, वो जाएगा आपके ग्राउंड वाटर के पास में और वाटर को पल्यूट कर देगा। लास्ट इज इट हेल्प्स इन रिटेंशन ऑफ वाटर, यानी कि इतना ह्यूमस वगैरह है तो क्या होगा, जितना पानी डालोगे वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो आपकी जो सॉइल है वो थोड़ी सी गिली गिली हेल्दी सी लगेगी, ये थोड़ी सी हल्की हल्की सूखी सी रहेगी, ये क्योंकि हेल्प नहीं करता है रिटेंशन ऑफ वाटर में, ठीक है। तो इसीलिए मैन्योर यूज कर रहे हैं फॉर सॉइल की क्वालिटी अच्छी करने के लिए और प्लांट्स के लिए भी, लेकिन प्लांट्स को धीरे धीरे ग्रोथ मिल रही है, धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर फटाफट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ प्लांट के ऊपर ध्यान देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर समझ में आ गया होगा। अब सुन लो पते की बात, यहाँ से आपका
एक क्वेश्चन बन सकता है ऑफ 3 to 4 मार्क्स, 5 का भी आ सकता है, बट आई गेस 3 मार्क्स इज इनफ। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेंगे। टीचर्स को पता होता है ना बच्चे ये पढ़ के आएंगे, जैसे हमें पता है कि आपको क्या क्या पढ़वाना है, उनको भी पता होगा क्या क्या पढ़ के आएंगे, तो वो बोलते हैं कि भैया ये तो पक्का पढ़ के आएंगे, तो ये छोटा क्वेश्चन रखेंगे, जो नहीं पढ़ के आएंगे ना वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 4 मार्क का आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि आएगा डिफरेंसेस में, ठीक है। अगर डिफरेंसेस में आपको लगता है कि भाई हमारे तो यहाँ डिफरेंसेस में नहीं आ सकता है ना, तो यहाँ पे अगर डिफरेंसेस में नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, और भी तरीके हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लेंगे कि ये बता दो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेंगे। अब इसमें आपके 2 मार्क का आ सकता है, तो 4 एडवांटेजेस आपको पूछ लेंगे कि 4 एडवांटेज बताओ या फिर 4 डिसएडवांटेज बताओ, आधा 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 मार्क्स देंगे, ठीक है। ये मत सोचो कि 2 मार्क का है तो 2 लाइन लिखी हो गया, नहीं। आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा बेटर चांसेस है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लो कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स कट गए, तो बेटा पूरे आपका स्कोरिंग जो है ना उसको दबा के रखो अपने पास में कि भैया मैं कहीं पे भी स्कोर को स्लिप आउट नहीं होने दूंगा, ठीक है, या दूंगी। चलो, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या होता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। रिड्यूस कर रहे हैं सॉइल इरोजन होने से बचा रहा है, अभी देखा था हमने ये सारी चीजें। माइक्रोबियल ग्रोथ, जो माइक्रोब्स होते हैं ना उनकी ग्रोथ जो होती है उसको प्रमोट कर रहा है, और जो हमारे अर्थवॉर्म्स है उसको अच्छे से प्रॉपर्ली इधर उधर जाने के लिए अलाउ कर रहा है। सॉइल एरेशन यानी कि प्रॉपर सॉइल के अंदर हवा जा रही है ना, तो यहाँ पे सॉइल को भी एयर चाहिए होती है ना, रूट्स भी तो ब्रीथ करती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे अच्छा रहता है। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। प्रमोट करता है सॉइल हेल्थ को और रिड्यूस कर देता है केमिकली कुछ भी इनपुट हो उसकी नीड को कम कर देता है, और रिसाइकल हो जाता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल है, काउ डंग वगैरह, वेजिटेबल पील वगैरह, वो सब रिसाइकल हो रहा है बेसिकली। इतने सारे इसके एडवांटेजेस है, इसमें से आप कुछ भी याद कर सकते हो बेटा, 3 या 4 तो पक्का याद करके जाना ही, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर भी पूछ सकता है। अब क्या होता है भाई, इसकी वजह से जो सॉइल है वो क्या होता है, डिग्रेड होता है। सॉइल को तो कुछ मिल नहीं रहा है ना, मैन्योर से तो सॉइल को हो रहा था, फर्टिलिटी बढ़ रही थी सॉइल की, इससे क्या हो रहा है, इससे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ह्यूमस वगैरह भी नहीं दे रहा है ये तो सॉइल डिग्रेड होने लग जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है। कंटामिनेट मतलब ऐसा चीज पहुंच जाना वहां पे जो डिजायर्ड नहीं है, ठीक है। तो वाटर जो है उसका पोल्यूशन डिजायर्ड है क्या, उसमें फर्टिलाइजर मिलके आए, मैं चाहती हूँ नहीं चाहती हूँ, अनवांटेड है वो, है ना, डिजायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो पोल्यूशन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कंटामिनेशन, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहे हैं, क्या ये केमिकल्स है ना, तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करे, और ये महंगा है भाई, क्योंकि फैक्ट्री वैक्ट्री में बना है, बड़ी बड़ी मशीन लगती है, बड़ी बड़ी मशीन के लिए पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो वो जो प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं उसमें भी अच्छा पैसा लेंगे, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे आप और क्या क्या तरीके हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, वो मैं लेकर आ गई हूँ। हो सकता है ये किसी किसी के टेक्स्ट बुक में हो, किसी किसी के टेक्स्ट बुक में नहीं हो, लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज रखने में कोई घाटा नहीं हो रहा है, ठीक है। पहली चीज है वर्मी कॉम्पोस्टिंग। वर्मी से समझ गए होगे, वर्म्स जो है ना वो यूज किए जा रहे हैं, कॉम्पोस्ट बन रहा है यानी खाद बन रहा है बेसिकली, मेड यूजिंग अर्थवॉर्म्स, ठीक है। कॉम्पोस्ट क्या होता है, ये चीज नेक्स्ट वही है भाई, वेल रॉटेड प्लांट या एनिमल के जो रेसिड्यूज होते हैं एकदम सड़ जाते हैं बहुत अच्छे से, और अब हम उसको यूज कर सकते हैं खाद की तरह, तो उसको हम कॉम्पोस्ट बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन कर सकते हो कि आपकी जो क्रॉप्स है एक सीजन में आपने कुछ लगा दी, अगले सीजन में कुछ और लगाती, तो आपका जो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से आपके जो सॉइल है उसको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है वापस से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रीगेन करने का। तो अगर आप एक ही जो क्रॉप है उसको साल भर लगा दिए मान लो, तो अब क्या होगा, आपके सॉइल जो है पहले तो बहुत अच्छा यील्ड देगा, बाद में उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद और डिक्रीज हो रही है, फिर थोड़े टाइम बाद और डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्रॉप रोटेशन करते हो, डिफरेंट क्रॉप्स जो होती है वो ग्रो करते हैं ऑल्टरनेटिवली टू अलाउ द सॉइल टू रिप्लेनिश विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लीविंग द लैंड फैलो यानी कि थोड़े टाइम के लिए आपने लैंड को खाली छोड़ दिया, ताकि अब वो अपना जो भी मिट्टी है वो अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो रीगेन कर पाए, उसको थोड़ा टाइम दे दिया हमने, ठीक है।
उसके बाद में है बायो फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं बेटा, केमिकल से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बायो फर्टिलाइजर है वो बायो यानी कि बायो का मतलब ही होता है लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बने हैं, ये फर्टिलाइजर जो है ये लिविंग थिंग से बने हैं। अब लिविंग क्या हो सकता है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई प्लांट से बने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं दैट आर वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहाँ पे जो भी आपका केमिकल होता है वो यूज नहीं होता, यानी फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा, वहां पे मैन्योर यूज होगा या फिर बायो फर्टिलाइजर यूज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है इरिगेशन। अब भाई पानी देने का वक्त आ गया है। पानी देने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इरिगेशन, यानी सप्लाई ऑफ वाटर जब हम क्रॉप्स को कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। और ये कैसा होता है, प्रॉपर इंटरवल्स में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज भी दे दिया, कल भी दे दिया, परसों भी दे दिया और फिर क्या होगा, पानी भरा हुआ है वहां पे और देते जा रहे हो, ऐसे नहीं। प्रॉपर इंटरवल में, आज दिया, 2 दिन बाद दिया, फिर 2 दिन बाद दिया, इस तरीके से, ठीक है। और बारिश हो रही है तो बारिश में कितना पानी लगना चाहिए, पानी देना है नहीं देना है, सफिशिएंट बारिश हो रही है तो उसको क्रॉप को पानी मिल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब जो देखना होता है ना, ये इरिगेशन होता है, ठीक है। ये अपने आप पानी नहीं आ रहा है, बारिश होगी तो अपने आप आ जाएगा, बट आर्टिफिशियली आप पानी दे रहे हो, यानी कि आप खुद से पानी जब प्रोवाइड कर रहे हो उसको इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। सोर्सेस कहाँ से आते हैं भाई, हो सकता है वेल हो, ट्यूबवेल हो, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, कैनाल्स जो भी होते हैं, ठीक है। तो वहां से आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्रॉप्स को। अब इसका बहुत ही अगर हम पीछे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहले के टाइम पे क्या होता था, मोट या पुली सिस्टम होता था जहां पे वाटर को लिफ्ट किया जाता है वेल से, ठीक है। वेल से वाटर को निकाला जाता है और बकेट और रोप के थ्रू ऐसे डाल रहे हैं ताकि वो पूरे खेत में पहुंच जाए। दूसरा है चेन पंप, यानी कि यहाँ पे है ना एक चेन होती है जिसमें ना पूरे बकेट्स लगे हुए होते हैं ना, जैसे ये बकेट लगा हुआ है वैसे बहुत सारे बकेट्स लगे होते हैं जो यहाँ पे सोर्स से वाटर लेते हैं और फिर बाद में वहां पे प्रोवाइड करते हैं आपके फील्ड के अंदर। देन इज ढेकली, ठीक है। ढेकली क्या है, एक लीवर सिस्टम है, यहाँ पे एक हैवी वेट वाला सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे एक हैवी वेट वाला सब्सटेंस डाल दिया और फिर यहाँ से आप पानी निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो आपको ऐसे खींच के पुली सिस्टम से ऊपर करना पड़ता था ना, वो नहीं करना पड़ रहा। आपने इसको हटाया, ये नीचे गया, आपने इसको लगाया, ये वापस से पानी ऊपर आ गया ना, मेहनत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे एक लीवर सिस्टम यूज किया जा रहा है जहाँ पे वेट होता है एक एंड में और बकेट होती है ताकि वो वाटर को ड्रॉ कर सके और फिर यहाँ पे फार्मर फील्ड को पानी दे रहा है या फिर क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं। एंड देन इज राहत। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है बैल, ये गोल 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 घूमते रहती है और जैसे जैसे ये घूमेगी वैसे वैसे ये चक्री घूमते रहेगी और इसमें छोटी 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 बहुत सारी बकेट्स होती है। ये पूरा पानी लेते हैं, यहाँ से पानी लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से डाल देंगे। यहाँ पे जो है आपका वेल भी आपको दिख रहा है ना, तो ये एनिमल ड्रिवन रहती है। तो ये क्या, एनिमल ड्रिवन व्हील्स होती है ना, व्हील है जो पानी को लिफ्ट कर रही है वेल के अंदर से, ठीक है, जो पानी को लिफ्ट करके आ रही हैं वेल के अंदर से और फिर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देखो जैसे ये खाली होगी ना बकेट, तो ये कहाँ जाएगा, फील्ड के अंदर जाएगा। तो ये सब ट्रेडिशनल यानी पुराने मेथड्स होते हैं। अब सुन लो, ट्रेडिशनल मेथड्स वर्सेस मॉडर्न मेथड्स, ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है तो इसको थोड़ा ध्यान दे देना। और अगर ये वर्सेस वाला नहीं आता है तो फिर ट्रेडिशनल का भी पूछ लेंगे, ट्रेडिशनल बता दो, ट्रेडिशनल नहीं तो सिर्फ मॉडर्न का पूछेंगे, मॉडर्न बता दो, ठीक है। 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। यहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, चलो ठीक है। यहाँ पे 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे है मॉडर्न मेथड्स। अभी हमने बोला था ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल 4 थे, आपने देख लिया। मॉडर्न क्या है, नए में क्या है भाई, तो नए में आप देखोगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये एकदम नोजल होता है, ये गोल 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 घूमता है और यहाँ से पानी आ रहा है बढ़िया से, ठीक है, जिसमें प्रेशराइज्ड पाइप यूज करते हैं और ये पूरा एक नेटवर्क होता है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ है, ठीक है, जो जुग 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 घूम रहा है और पानी को ऐसे फेंक रहा है इधर से इधर, ठीक है। तो प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क होता है ताकि वाटर को डिलीवर कर सके टू द इंस्टॉल्ड रोटेटिंग नोजल। अब ये क्या है, मैंने क्या बताया था, घूम रहा है, करके घूम रहा है, ठीक है। दैट स्प्रेज वाटर इनटू द एयर, एयर में कर रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है, आसपास के जितने भी प्लांट्स है उसके पास तक जा रहा है। लेकिन ये है ड्रिप इरिगेशन, ये बोल रहा है कि भैया इतना पानी नहीं है हमारे पास कि ऐसे सबको ऐसे हवा में ऐसे फेंकते रहे, ठीक। तो इसने बोला कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, जहां प्लांट है हमारा या जहां पे क्रॉप है वहीं पे मैं डालूंगा पानी को। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या हो रहा
रहा है ड्रिप इरिगेशन हो रहा है, जिसमें स्लो रिलीज हो रहा है वाटर डायरेक्टली इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, जो रूट होती हैं प्लांट की उसमें। कैसे हो रहा है, ये बहुत सारे, जैसे एक ये आपको पाइप दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे एक नेटवर्क होता है पाइप्स का, ठीक है। चलो, अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, जो वीड होते हैं यानी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो करते हैं क्रॉप्स के साथ में। एग्जाम्पल एमरैंथस, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला प्लांट आपने बहुत देखा होगा फील्ड्स वगैरह में, है ना। ये क्या है भाई, ये है आपका एमरैंथस, ठीक है, इसको हम चौलाई भी बोलते हैं। और फिर ये है आपका पार्थेनियम, इसको आप गाजर घास भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये वीड के एग्जाम्पल्स हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो देख लेना, ठीक है। वीड जो है ये भी डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ से। अब यहाँ पे देखो वीडिंग क्या होती है, वीड जो है उसको हटाने की जो चीज है, हटाने की जो टेक्निक है, उसको वीडिंग बोलते हैं। खुरपी से यानी ऐसे काट काट के भी ऐसे निकाल सकते हो, या फिर हैंड पुलिंग, हाथ से ऐसे उखाड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इज जो आपका प्रोटेक्शन है किससे भाई, क्रॉप से। अब क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे वीड से प्रोटेक्ट करते हैं, फंगस से प्रोटेक्ट करते हैं, पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एक वीडीसाइड काम आ जाएगा, नहीं। तो हमें सबके लिए स्पेसिफिक जो केमिकल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे वो किल हो सके, वो यूज करनी पड़ेंगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वीडीसाइड। तो अब यहाँ पे जो हमारा वीडीसाइड है वो क्या करेगा, जो भी वीड्स है उन्हें किल कर देगा। अनवांटेड जो वीड्स है उन्हें, केमिकल है बेसिकली, तो किल कर देगा। पेस्टिसाइड, जो पेस्ट होते हैं जैसे रोडेंट्स वगैरह हो गए, इंसेक्ट हो गए, इन सबको किल करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेस्ट जो होते हैं उनको किल कर देता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट फंगीसाइड। अब कुछ ऐसे प्लांट्स जो हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो भाई उनको देख के फंगस अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अब क्या हो रहा है भाई, जो आप फंगस अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, उनको खानेंगे, है ना, अपना न्यूट्रिशन लेंगे उससे, और इसी के साथ साथ उनको डिजीज दे देंगे। तो हमारा जो प्लांट है उसमें क्या हो रहा है, फंगस ने अटैक किया और उसको डिजीज कॉज कर दी। तो इसकी वजह से हमारी जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है क्रॉप की। इसीलिए हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फंगस। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फंगीसाइड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, एक ऐसा केमिकल जो फंगस को किल कर देता है, जो कि प्लांट डिजीज करने वाला था, ऐसे फंगस को किल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोपेस्टिसाइड। अब बायो जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है लिविंग, ठीक है। बायो वर्ड का मतलब ही लिविंग है अगर, तो यहाँ पे क्या हो गया, पेस्टिसाइड क्या है, अभी तक हम लोग एक केमिकल यूज कर रहे थे। जैसे बायो फर्टिलाइजर था, उसमें हमने केमिकल नहीं यूज किया, उसमें हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बायोपेस्टिसाइड में पेस्टिसाइड को यानी कि एक केमिकल को यूज ना करके एक कोई जिंदा यानी कि कोई माइक्रोब जो है उसको यूज कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लिविंग जो थिंग है या लिविंग बीइंग है उसको यूज कर रहे हैं। अ नेचुरल पेस्टिसाइड मेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ पहले, ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है ये। तो देखो, आपने ये देखा होगा कि भाई ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं ना, आप देखते हो ग्रेन्स होते हैं, अरे भाई हाँ, इस तरीके से ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। हस्क होता है, ग्रेन होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे ना इस तरीके का ऐसे ऐसे कुछ है, देखा, कभी देखा है ऐसे, कहाँ दिखता है भाई, ये खेतों में दिखता है। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, या फिर कुछ शाफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यानी कि ये इसको कट कर दिया जाता है, यानी कि अब क्या हो रहा है बेटा, अब इसको भूसा बना के हटा देंगे, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है। फूड में क्रॉप को अगर हम यूज करें, मान लो ये वीट है, ठीक है, मान लो ये वीट है, तो यहाँ पे ये स्टॉक हमारे काम का नहीं है, इसको हम नहीं खाने वाले। हमारे पास क्या चाहिए, हमें ग्रेन चाहिए। हमें तो हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमें ग्रेन चाहिए, बाकी हमारे काम की चीज नहीं है। तो अब यहाँ पे जो स्टॉक होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको अगर आप जूम करके लोगे तो बेटा ये बेसिकली एक आउटर कवरिंग होती है, बहुत ही हल्की फुल्की सी इस तरीके की, ठीक है, बहुत ही हल्की फुल्की सी इस तरीके की कवरिंग होती है। और इसके अंदर बहुत छोटू सा यहाँ पे आपको दिखेगा हमारा ग्रेन रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं बता दूं, ये जो बाहर वाला है इसे कहते हैं
हस्क, ठीक है। जो ग्रेन है उसका आउटर पार्ट जो है उसे हस्क कहते हैं, और ये जो इनर पार्ट है ये हमारा ग्रेन है। यानी कि अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ वीट, तो ये हमारा बेसिकली वीट है, ये जो है ना अंदर वाला पार्ट ये वीट है, ये हमारा ग्रेन है, और बाहर जो है ये हमारा हस्क है। ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो अभी पहले हमने क्या किया? थ्रेशिंग किया, हमने बीट किया क्रॉप को। तो सबसे पहले अगर हम थ्रेशिंग कर रहे हैं, थ्रेशिंग में क्या होता है बेटा? थ्रेशिंग के टाइम पे जो हमारा हस्क है ना, जो हमारा हस्क है, बाहर का जो लेयर है वो थोड़ा सा ओपन अप हो जाता है ना, बीट कर रहे हैं, क्रॉप को पकड़ के ऐसे कूट रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बाहर का जो हमारा लेयर यहाँ पे है ना, हस्क जो है ये ओपन अप हो जा रहा है, और यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक है ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। और अब क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ हस्क और ग्रेन। बट ये हस्क जो है ये तो टूट चुका है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हट जाता है, और बचा कुचा हम विनोइंग में लेके जाते हैं। अब विनोइंग में आपने देखा होगा ऐसे सूप या सूपड़ा जो बोलते हैं बेसिकली, उसके अंदर ग्रेन्स डालते हैं, मम्मी लोग ऐसे ऐसे साफ करती हैं, या फिर आपने कभी गाँव में गए होगे तो खेत में आपने देखा होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, वो एक ऐसे हाइट पे खड़े हो जाते हैं और फिर सूप के अंदर लेते हैं ये वाली चीज, क्या है ये? हस्क और ग्रेन सब साथ में ले लेते हैं। अब उसका बीटिंग अच्छे से हो चुका है, बस उसको सेपरेट करना है ना, सिर्फ उसको सेपरेट करना है। अब सेपरेट कैसे करेंगे बेटा? सेपरेट उसको ऐसे लिया और बस नीचे छोड़ दिया। इससे क्या होगा? बहुत तेज हवा चलती है ना, तभी ये किया जाता है, ऐसे कहीं पे भी ऐसे खड़े होके नहीं कर सकते। अब इसमें हवा का क्या काम है भाई? हवा को हमने बताया थोड़ी था कि हम क्लीन करने वाले हैं तो तुम आ जाना, है ना। लेकिन हवा को यूज कैसे कर रहे हैं? तो हवा को ऐसे यूज कर रहे हैं कि बेटा जो हस्क होता है, बाहर का जो कवरिंग होती है वो बहुत ही हल्की होती है, और हवा के साथ वो दूर चले जाती है, और बचा कुचा हैवी पार्ट जो होता है विच इज आवर ग्रेन, ये हमारे सामने छोटू सा टीला बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ग्रेन इकट्ठे हो गए और जो भी हस्क था वो उड़ के चले गया। तो हमने बेसिकली क्लीन कर दिया जो हमारा डिजायर्ड मटेरियल था, जो हमें चाहिए था, दैट वाज ग्रेन इटसेल्फ, है ना। और कुछ हमें नहीं चाहिए था, ये भूसा वूसा नहीं चाहिए था यहाँ का, हमें सिर्फ ग्रेन चाहिए था। तो हमने क्या किया? ग्रेन को अलग कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। जहां पे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, विनोइंग, ठीक है, जहां पे हम हवा यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। एंड जहां पे क्रॉप्स को बीट कर रहे हैं उसके स्टॉक से अलग करने के लिए, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, वही चीज है, हार्वेस्टिंग हो गई बेटा। आपने क्या किया? क्रॉप्स जो थे उसको अच्छे से मेच्योर हो गई है क्रॉप्स, आपने कट कर दिया, यानी प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मेच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। जो फील्ड है वहां से आपने मेच्योर क्रॉप को हटा दिया, उसे क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। अब इसकी कुछ टेक्निक्स होती है, तो यहाँ पे आपको कुछ 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 दिख रहा है ना, ये जो इमेजेस है, तो यहाँ पे अंकल के हाथ में कुछ तो है, ये ऐसे पकड़ के काट रहे हैं, ठीक है। ये देखो इनके हाथ में क्रॉप्स है, क्रॉप्स इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे काट काट के। कैसे कर रहे हैं भाई? इसके थ्रू। क्या है ये? इसको बोलते हैं सिकल, ठीक है। ये जो टूल है जिसको ये यूज कर रहे हैं अंकल, उसको हम बोलेंगे सिकल, ठीक है। अब यहाँ पे और भी टेक्निक्स होती है, जब यहाँ पे कंबाइन यूज किया जाता है, यानी हार्वेस्टिंग का काम भी कर रहा है और क्रॉप्स बीट भी हो रही हैं, ठीक है। क्रॉप्स जो है उसको बीट भी कर रहा है, और आपके जो ग्रेन्स है वो आपको अलग मिल रहे हैं या फिर हस्क के साथ मिल रहे हैं, और जो स्टॉक है उसको भी हटाते जा रहा है साइड बाय साइड। तो यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है भाई? हार्वेस्टिंग भी हो रही है और ये वाला क्लीनिंग वाला काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो दो चीज कंबाइन हो गई है, इसीलिए इसे कहा जाता है कंबाइन, ठीक है। और आता है हार्वेस्टर। ये सिर्फ हार्वेस्टिंग के लिए काम होता है इसका, कि ये भाई मशीन से चलता है। यहाँ पे जैसे अंकल खुद से जाके कर रहे हैं वैसे नहीं, ये मशीन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो हार्वेस्टिंग करते हुए जा रहे हैं, सारे क्रॉप्स को यूज कर दिया। अब यहाँ पे थ्रेशिंग हमने पढ़ लिया है। व्हाट इज थ्रेशिंग बेटा? Threshing is basically the process of separating, क्या सेपरेट कर रहे हो बेटा? स्टॉक फ्रॉम द ग्रेन्स, ठीक है। ग्रेन से जब आप स्टॉक अलग करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। अब इसके नीचे आपको विनोइंग दिख रहा होगा, अभी हमने पढ़ा ना बेटा, अभी हमने पता किया क्या होता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग भी एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। क्या सेपरेट हो रहा है इसके अंदर? हस्क सेपरेट हो रहा है, सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन, ठीक है, हस्क फ्रॉम द ग्रेन।
तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं बाय द यूज ऑफ विंड, विंड का यूज करके। तो यहाँ पे ध्यान रखना, विनोइंग है तो विंड भी यूज की जा रही है, ठीक है। थ्रेशिंग में बीटिंग ऑफ क्रॉप्स होता है, ठीक है, क्रॉप्स को बीट किया जाता है सो दैट सेपरेट हो जाए स्टॉक फ्रॉम द ग्रेन्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं हाउ इज थ्रेशिंग डिफरेंट फ्रॉम विनोइंग, आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन थ्रेशिंग, आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन विनोइंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भैया सब कुछ हो गया, क्लीनिंग हो गई है, साफ साफ कर दिया हमने, अपने ग्रेन्स इकट्ठे कर लिए। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें उसे स्टोर करना है। तो स्टोर कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? भाई सीधे अगर आ गया है आपके पास ग्रेन तो भेजो भाई, मार्केट में निकालो, आपको अपने पास क्यों इकट्ठा करना है उसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है स्टोर क्यों करना है। तो देखो पहली चीज है क्वालिटी को प्रिजर्व करना पड़ेगा हमें। हो सकता है कि उसकी जो क्वालिटी है बेटा, अगर हम अपने पास अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे वो खराब हो जाएगी। हमने मार्केट में भेज दिया, मार्केट में उतनी नीड नहीं है, उतनी डिमांड नहीं है, तो कहीं पे और रखा रहेगा तो वहां पे भी खराब होगा। तो स्टोर तो करना पड़ेगा कहीं तो उसकी क्वालिटी प्रिजर्व करने के लिए, संभाल के रखने के लिए मैनेज करना पड़ेगा सप्लाई को। जब डिमांड आएगी तब सप्लाई करो, जबरदस्ती सप्लाई कर दिया, डिमांड है नहीं तो क्या होगा बेटा, जो भी हमारी चीज है, जो भी हमारा क्रॉप है, वो सब क्या हो जाएगा बेटा, वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बफर अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी एकदम बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो हम थोड़ा बफर में लेके चलते हैं कि भैया हमें बहुत ज्यादा अगर मार्केट में नीड हुई लेकिन नहीं हुआ हमारे पास, तो थोड़ा स्टोर करके रखेंगे तो काम आ जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, भैया कभी कोई भगवान न करे लेकिन अगर ऐसी चीजें हो गई कि डिजास्टर वगैरह आ गया और अचानक से बहुत ज्यादा फूड की नीड बढ़ गई, तो कहाँ से आएगा फूड, यहाँ से आएगा, सिक्योर करके हमने उसको रखा है स्टोर करके, ठीक है। फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ट्रेडिंग वगैरह के काम आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ में, तो वहां पे सीजनल कंजम्पशन, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग अगर हमारा कंज्यूम कर रहे हैं तो वेल एंड फाइन, अगर कुछ बच जा रहा है तो अब जैसे आपको छोटे बच्चे हैं भाई, देखा होगा आपने छोटे बच्चे, आप भी हो, आपको मन कर रहा है कि समर के अंदर तो हमने बहुत आम खाए, अब मुझे विंटर में आम खाने, विंटर में आम कौन उगा के देगा आपको, तो यहाँ पे जो स्टोर्ड है ऑलरेडी वहां से आप मंगा सकते हो, है ना। लीची हो गया, लीची भी आपको एक पर्टिकुलर सीजन में मिलता है, कभी आपका मन क्या मेरे को आज लीची खाना है, तो लीची आपका कहीं से प्रिजर्व किया हुआ होगा, स्टोर किया हुआ होगा, तो आ जाएगा, है ना। तो सीजनल कंजम्पशन यानी सीजन के बाद में अगर आपको नीड हुई तो कहाँ से आएगा, स्टोर किया होगा वहां से आएगा। अब इसको बहुत सारे तरीके से स्टोर करते हैं, इवन घर पे अगर आप स्टोर कर रहे हो खाने की चीजों को, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, ग्रेन्स के अंदर नीम की लीव्स डाल दी हैं, या पॉट्स जो होते हैं, या फिर ग्रेनरीज जो होती हैं, ठीक है, साइलोज होते हैं, ग्रेनरीज होती हैं, इन सब के अंदर अच्छे से स्टोर करके रखना होता है। कहाँ कहाँ स्टोर होता है, ध्यान रखना, पॉट्स के अंदर विथ नीम लीव्स, ठीक है, नीम की लीव्स होती है ना, उसके अंदर डाल देते हैं ताकि कोई कीड़ा वीड़ा ना लगे, ठीक है। नीम की स्मेल कैसी होती है, देखा है, कड़वी सी होती है, कभी नीम खा के देखा है, खा के देखना बेटा, उसके बाद मेरे पास मत आना कि मैम आपने बोला था हमने खा के देखा बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे पता है, बस मैं आपको टेस्ट करने बोल रही हूँ। बट उसका जो टेस्ट होता है, उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसकी वजह से कोई भी जानवर आसपास नहीं आएगा, इंसेक्ट नहीं लगेंगे आपके खाने में, है ना। साइलोज हो गया, ग्रेनरीज हो गया, ये सब जगह होती हैं जहां पे आप फूड को या फिर क्रॉप्स को स्टोर करके रखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। यहाँ तक आपका क्रॉप पूरा का पूरा कवर हो चुका है, ठीक है, जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी हमने कवर कर ली। कोई भी मेथड था ऑफ डूइंग दैट थिंग, पर्टिकुलर कोई प्रोसेस था, जैसे सोइंग है उसका क्या मेथड होता है, इरिगेशन है उसका क्या मेथड होता है, ट्रेडिशनल देखे हमने, और क्या देखा हमने, उसका अभी जो मॉडर्न मेथड्स आए हैं वो देख लिए, है ना। उसके जितने भी एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स उसके रिगार्डिंग यूज हो रहे हैं वो भी हमने सब देख लिए। अब हमारा पूरा का पूरा क्रॉप वाला पार्ट खत्म, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ एग्रीकल्चर उसी को बोलते हैं, नहीं, उसके अंदर एक और चीज आती है विच इज एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बेटा, एनिमल्स जो है उनके साथ ही कुछ कर रहे हैं, थोड़ा समझो, लॉजिक रिलेट करो, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स, ठीक है। जो फार्म के एनिमल्स होते हैं उनको हम रेज कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, हमें भी कुछ फायदा हो रहा है इसीलिए, ठीक है। इंसान है, मनुष्य है भाई,
सब अपना फायदा देखते हैं। तो यहाँ पे एपीकल्चर, एपीकल्चर किस चीज के लिए वर्ड यूज होता है बेटा? द कल्टिवेशन ऑफ बीज फॉर हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो एपीकल्चर याद रखना बीज के लिए किया जाता है, ठीक है। बीज को जब आप कल्टीवेट करते हो या फिर आप उसको हनी के लिए किसी और प्रोडक्ट के लिए कल्टीवेट कर रहे हो, या आप किसी गार्डन वार्डन में उसको उगा रहे हो, या जिस तरीके से आप उसको गैदर कर रहे हो, उसको रेज कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट इज सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर क्या होता है बेटा? सेरीकल्चर इज बेसिकली जो सिल्क होता है उसका प्रोडक्शन। सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? सिल्क वॉर्म्स। तो जब सिल्क वॉर्म्स को रेज किया जाता है ताकि सिल्क का प्रोडक्शन हो पाए, तो उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। ऐसे ही एक्वाकल्चर है, एक्वा वर्ड से आप समझ गए होंगे, फिशेस होती हैं और भी बहुत सारे फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल प्रॉन्स हो गए हैं, ऑयस्टर्स हो गए हैं, ऑयस्टर्स को यूज किया जाता है ना। बहुत सारे अदर देन फिश बोल रही हूँ मैं, फिश के अलावा भी बहुत सारे जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रेज किया जा रहा है। और इनको रेज क्यों किया जा रहा है भाई? अपने प्रॉफिट के लिए। तो इसे हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। इसके अलावा होता है पाउल्ट्री फार्मिंग, जिसमें हम हेन्स जो होती हैं उनके छोटे छोटे जो एग्स होते हैं उनको ले आते हैं और उसके बाद में चिक्स जो होते हैं वो बनते हैं वहां पे, उसको अच्छे से इंक्यूबेट किया जाता है, चिक्स बनते हैं, चिक्स बड़े होते हैं और फिर उसको सेल किया जाता है फॉर मीट पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितना भी हो रहा है भाई, हम गाय भैंस जिसको भी पाल रहे हैं, है ना, पिग को, गाय को, भैंस को, शीप को, किसी को भी हम रेस कर रहे हैं फॉर आवर ओन नीड्स, तो उसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, यहाँ लिखा है। तो थोड़ा सा जब आप पढ़ते हो ना तो चीजों को रिलेट करो। जैसे एनिमल हस्बेंड्री लिखा है, पाउल्ट्री है वो किससे होगा? एपीकल्चर बीज से होगा, सेरीकल्चर एस है, एस क्या होगा? सेरीकल्चर एस से सिल्क हो गया। ऐसे ही एक्वाकल्चर, एक्वा मतलब वाटर, वाटर से क्या होगा बेटा? फिश या अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रिलेट करके पढ़ो, बायो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आइए, यहाँ हो गया है आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश, खत्म, ठीक है। अब क्या बचा? आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ और इसको कैसे अगर एग्जाम में आ गया 4 से 5 मार्क के इस टाइप के, एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। 4 से 5 मार्क के आ सकते हैं, 3 मार्क के भी आ सकते हैं। तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आइए देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पूछेगा बेस्ड ऑन देयर ग्रोइंग सीजन, ठीक है। आपने पढ़ा था ना बेटा, रबी होता है, खरीफ होता है एंड ज़ैद होता है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? पहले सीजन्स के बेसिस पे आप इसको बता दो कि ये सब अलग अलग सीजन में होते हैं। सो कब किया जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट कब किया जाता है, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, एंड कौन से स्टेट में होता है। स्टेट इज आपके लिए एक्सेप्शन, अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड फाइन, वरना इतना भी याद कर लिया तो गुड इनफ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, बस ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। 4 से 5 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स, कैसे सो करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही है कैसे सो करते हैं। एक तो ब्रॉडकास्टिंग से हो सकता है, सीड ड्रिल से हो सकता है, फनल मेथड से हो सकता है ना, फनल से हो सकता है और सीड ड्रिल से हो सकता है। इनके थ्रू आप सीड को सो कर रहे हो। अब क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे ताकि सक्सेसफुल जर्मिनेशन हो। तो हमने पढ़ा था ना क्या क्या फैक्टर्स होंगे बेटा। फैक्टर इज बेसिकली प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए उसके पास में, प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए, है ना, सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना होगा। ये आ सकता है आपका 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन। ये बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये डिट्टो आएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर आइडिया। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वीडिंग। वीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? जब वीड्स जो होते हैं उसके बारे में लिख दो कि भैया ये तो अनवांटेड प्लांट्स हैं, ठीक है। वीड्स जो है ये अनवांटेड प्लांट्स है। अभी जो अनवांटेड प्लांट्स है ये हमारे क्रॉप के साथ में compete करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स, जिसके वजह से हमारी जो क्रॉप है वो ढंग से उग नहीं पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी क्रॉप मैनेजमेंट में, वीडिंग की। वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ वीड्स। क्यों हटा रहे हैं बता दिया, क्योंकि वो हमारे क्रॉप को अच्छे से उगने दे इसीलिए, ठीक है। कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए। वीडिंग जो होता है उसका प्रोसेस हमने देखा था, खुरपी से हटाया जाता है ना, या फिर डायरेक्ट हैंड पिकिंग के थ्रू होता है ना, हैंड से ही डायरेक्ट हैंड से रिमूव कर दिया जाता है, या फिर वीडिसाइड्स यूज किए जाते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है हैंड, खुरपी,
ठीक है, हैंड से डायरेक्ट रिमूवल करते हो या फिर खुरपी से करते हो या फिर वीडी साइड को यूज करते हो। ये आपके 3 पॉइंटर हो गए। तो इसमें से आपसे बेटा पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान में देके चलना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स। ओके, देखो देखो देखो, अलग अलग मेथड या अलग अलग टाइप के इरिगेशन जो होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका हो सकता है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों पूछ लिया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आपको सबके बताने, ये शायद इस टाइप से ना आए, ये पूछ लिया जाएगा कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न का डिफरेंसेस बताओ और यहाँ पे दोनों में से या फिर किसी एक को एक्सप्लेन कर दो। या फिर मॉडर्न पूछा जा सकता है कि मॉडर्न जो आपके मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, जो कि ड्रिप है और स्प्रिंकलर है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। ड्रिप में कम पानी यूज हो रहा है, स्प्रिंकलर में ज्यादा पानी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बेसिस पे भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या एडवांटेजेस है ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स ओवर ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल में बहुत टाइम टेकिंग था, है ना, बहुत टाइम लगता था, मेंटेनेंस जो था एनिमल्स का वो लगता था, इसके साथ साथ लेबर भी जाता था, है ना। टाइम बच गया है अब मॉडर्न मेथड्स के साथ, लेबर बच गया है, लेबर वाला वर्क नहीं रहता है ना। और क्या है, इजी मेंटेनेंस हो गया है। ये सारे पॉइंटर्स आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे देना साथ में, ठीक है। ये है आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सा 1 पेजर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नोट्स जब देखोगे तो 1 पेजर है ये आपका। नोट्स जब आप देखोगे ओपन करके तो ये आपको बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा। अभी मैं रीड आउट कर देती हूँ बेटा। एग्रीकल्चर जो होती है वो क्या होता है, ये लिखा है क्रॉप जो है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, एक ही जो हमारा लार्ज स्केल होता है उसमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बताइए, खरीफ और रबी। अभी क्योंकि आपके बुक में उतनी ही है, ज़्यादा नहीं है आपके बुक में, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी इन केस आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो रहा है, सोइंग हो रहा है, मैन्योर वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह ऐड हो रहा है, दोनों के बारे में पॉइंटर्स दिए हुए हैं। इरिगेशन है, ट्रेडिशनल में कौन कौन से मेथड्स है, किसके थ्रू हो रहा है, मॉडर्न में कौन से मेथड्स है वो है, क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करना है, किस किस से करना है, एंड देन हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक 1 पेजर दे दिया है आपके अच्छे के लिए कि भैया आप फटाफट रिवाइज क्विकली कर सकते हो। अब ये तो मेरे साइड से था, अब काम है आपका। आपको मैंने 3 क्वेश्चन देने हैं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आपका नाम आना चाहिए और आपका आंसर आना चाहिए, होमवर्क 1, होमवर्क 2 एंड होमवर्क 3 का, ठीक है। तीनों मैंने एमसीक्यू रखे हैं, तो होमवर्क का जो आंसर है ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरीज टू द मेन फील्ड इज टर्म्ड एज। आप नर्सरी गए, वहां पे बहुत सारे जो छोटे 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 प्लांट्स थे वो लेकर आए और अब उसको आप उगा रहे हो अपने डायरेक्टली फील्ड के अंदर। तो यहाँ से यहाँ पे जब आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो सीडलिंग्स को, तो उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है, ये आपको बताना है। सेकेंड इज विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हनीकोम्ब। हनीकोम्ब से हनी तो मिलता है, बाय प्रोडक्ट मतलब इसके अलावा हमें और क्या मिलता है वो आपको बताना है। ग्रीस, वैक्स, विटामिन या शुगर क्या मिलता है वो आप बताओगे, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप के आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाले आ सकते हैं, तो इनको पक्का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ये क्या बोल रहा है भैया, स्टेटमेंट 1 दिया है कि बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की बढ़ा देते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है या नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोराइजा, ये सब जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा है ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और स्टेटमेंट 2 अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है 1 वाले को, या फिर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, नहीं है उसका सही स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन, या फिर 1 ट्रू है 2 फॉल्स है, या फिर दोनों ही फॉल्स है। अब ये चीज आपको बतानी है। आंसर में आपको क्या क्या लिखना है भाई, 1 2 3 होमवर्क का जो भी आपको लगता है सही आंसर है वो आपको लिखना है, ABCD जो भी है, और उसके साथ साथ अपना नाम लिख के भेजिएगा। और इसी के साथ में हम खत्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू एवरीवन। टिंगू गैंग पढ़ लो यार, अच्छे से रॉक करके आना, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।